अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। ये जी चैप्टर नंबर 1 की शानदार कामयाबी के बाद हमने लॉन्च किया है चैप्टर नंबर 0। सही कहते हैं जी, प्रोडक्ट 1 की बड़ी जीराई के बाद आपकी क्या कहते हैं, डिमांड के बाद ऐसे ऐड आती है कि सारे मकबूलियत के चैप्टर 1 की मकबूलियत के बाद अब लॉन्च हो चुका है चैप्टर नंबर 2। हम मॉड्यूल 1 के अंदर से मॉड्यूल 2 के तरफ से सैलरी चल रहे थे। सैलरी के ऊपर हमने बात की। पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। एक एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं पूरे साल के अंदर, कैश की शक्ल में, किसी एसेट की शक्ल में या किसी सर्विस की शक्ल में, उसको टैक्सेबल अमाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको तोला कैसे जाए। हो सकता है कि वो चीज एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल ना हो, लेकिन लॉ ने उसके कुछ असूल बताए हैं कि उस सैलरी को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। सैलरी का कल जो हमने बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास जो टैक्स रेट्स हैं वो एक सैलरीड के हैं, एक नॉन सैलरीड पर्सन के हैं, एओपी के हैं, कंपनी के हैं। ये हमारे पास टैक्स रेट्स मौजूद है। इसके अलावा जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी होती है, जहां पर किसी इनकम का अलग से रेट दे दिया जाता है कि भी इस इनकम पे ये रेट लगेगा। उसका हमारी टैक्सेबल इनकम के साथ कोई लेना देना, उस बंदे की इसके अलावा कोई इनकम है या नहीं है, हम उसके ऊपर ये रेट जो है वो चार्ज करें। ये बात उसमें डिस्कस की जाए। इन्होंने सवाल पूछा किताब कौन सी, तो मैं खालिद बेटी वाला की किताब जो है वो इस्तेमाल वो कर रहा हूँ। हार्ड फॉर्म में कैसे लेंगे, यहाँ बुक शॉप पे आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर, या आजकल भी मिल जाएगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जिन्होंने ऑनलाइन परचेज करनी हो तो वो उनका नंबर लेके, उनका नंबर शेयर कर दूंगा तो आपको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आजकल आसानी है, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर दें पेमेंट तो वो आपको किताब जो है वो पार्सल कर देंगे जहाँ पर भी आपको चाहिए। ये है। तो सैलरी के अंदर जो चीज समझने वाली वो ये है, क्या ये बेनिफिट भी है या नहीं है जो एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। किसी एम्प्लॉय को कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाए जो कारोबार के लिए है, वो उसका बेनिफिट कहलाता ही नहीं। जैसे आप देखें कि ये जैसे एक चाय का कप है आपके सामने, मुझे भी दिया गया, तो ये मुझे ताज़ा दम रखने के लिए दिया गया, तो इसको बेनिफिट नहीं कहें। हालांकि ये बेनिफिट मिल रहा है, इसकी तो कीमत है। एयर कंडीशनर चल रहा है, इसका बिजली का बिल आ रहा है। तो एक बात याद रखनी है कि बेनिफिट एग्जामिनर कुछ चीजें ऐसी देगा जो एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा ही नहीं, वो कारोबार का एक्सपेंस होगा, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। तो हमने पहले बेनिफिट को देखना और फिर उस बेनिफिट की क्या करनी, कैलकुलेशन करनी। और वो कंप्यूटेशन सालाना ही होगी, जो भी होगी आपने उसकी कंप्यूटेशन क्या करनी है, सालाना करनी। प्लस अगर किसी एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया जाए और उसमें से कुछ एक्सपेंस एम्प्लॉय बर्दाश्त करे तो वो उसका बेनिफिट नहीं गिना जाए। मसलन मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि इमरान साहब आपके बच्चों की जो फीस है वो हम देंगे। ठीक है, मेरे बच्चों की फीस है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये, कहता जी ठीक है, तो ये 50,000 रुपये मेरी इनकम गिनी जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि इमरान साहब हम आपके बच्चों की 30,000 फीस देंगे, उनकी फीस जितनी बनती हो, मैं कहता हूँ जी आप फीस ले, बाकी मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। तो मेरे बच्चों की फीस जाती है 50,000 रुपये, तो वो क्या करेंगे, 50 देंगे और 20 मेरी सैलरी में से काट देंगे। मुझे एक्चुअल बेनिफिट कितना मिला, 30,000 का। ये कैलकुलेट कर, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई चीज देता है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है, मेरे से वो 3 लाख रुपए लेता
है वो चीज कितने की, माशाल्लाह। मुझे कितने की मिलेगी, मेरा बेनिफिट कितना, 3 लाख वाले। तो ये बेसिक चीजें आपने जहन में रखनी है। अपने आप को उलझाना नहीं है बहुत ज्यादा, अफरा से अफलातून या सुकरात बनने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल रखना है कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल ताजा दम और सिंपल रखना है ताकि वो समझ आ जाए। जी इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। का सवाल ये है कि जी आज कुरान को नहीं पढ़ना, जी इसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हम मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक सूरह हमने कुरान पाक की कल कंप्लीट कर ली थी। बड़ी खुशी की बात है कि किसी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है कि सर कुरान को भी साथ हम पढ़ें। ये तो इसके तो मुसन्निफ कौन है इस किताब के, अल्लाह ताला की साथ है। और काफिर भी ये मानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते थे कि ये आपका कलाम नहीं, हम जानते हैं। एक लफ्ज होता है बरातुल मुकाम, बरातुल मुकाम कि एक अल्फाज का किसी अपनी सही जगह पर फिट होना। मिसाल है कुरान के अंदर जो मदद है उसके लिए इस्ताअनत का लफ्ज भी आया, मदद का लफ्ज भी आया और नुसरत का लफ्ज भी आया। तीनों का मतलब उर्दू में क्या है, मदद। लेकिन अरबी के अंदर इसका मतलब का अलग अलग मीनिंग। इस्ताअनत कहते हैं कि बंदे की कोशिश करना और फिर किसी से कहना कि यार मेरी हेल्प करो, इसको इस्ताअनत कहते हैं। औन भी कहते हैं, जो औन चौधरी नाम सुना होगा आपने। इसी तरह जो मदद है उसमें है कि किसी की ताकत में इजाफा करना, उसको मदद कहते हैं। वह युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम आपके माल और औलाद में, कि अगर तुम इस्तगफार करोगे, मेरे से माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, तुम्हारी माल और औलाद में मजीद इजाफा करूंगा। ये जो इजाफा हो, मैं चीज कोई उठा रहा हूँ, मेरे पास ताकत जो है उठाने की बॉक्स तो नहीं, मैं कहता हूँ मेरी मदद करो। तो आप आके उसको उठाते हो तो मेरी ताकत में क्या कर रहे हो, इजाफा कर रहे हो। नुसरत होता है किसी, आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी मुकाबले में है, तो कोई बंदा उसके मुकाबले में आपके पास आके खड़ा होता है, तो ये नुसरत है। ये भी मदद ही है, ये भी क्या है, मदद ही है। तो तीनों में क्या है फर्क है। इसको किसी के कुफार जो थी वो अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से करते थे, यानी उनके एक लफ्ज के अंदर बात मुकम्मल होती थी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है। इस्ताअनत बोलेंगे तो उनको पता है कि इसने पहले कोशिश की है, अब ये कह रहा है। तो हमारी इसलिए वो लोगों को क्या कहते थे, गूंगा कहते थे। कहते थे हम अरबी हैं, हम तो बात को एक्सप्लेन करते हैं एक जुमले के अंदर, हम जेर जबर में लाके पूरा फिक्रा मुकम्मल कर देते। तुम्हें जरूरत पड़ती है, हमें कोई इसमें खास जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी इसकी मिसाल भी मिल, तो इसमें जगह जगह आपको मोजज़ात मिलेंगे कुरान के, और यही अल्लाह ताला के सूरह बकरा में चैलेंज भी है। आज तक ये चैलेंज है ना, अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें इस पे शक है सर, तो आप भी ऐसी सूरत बना लो। तो कुफार कर ले भी, एआई बन चुका है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसे कहे भाई ऐसी चीज बना लो। अल्लाह खैर करे, मैं जिंदगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा और आप हैरान होंगे कि वाकया ही ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा। कुछ लोग जो है सूरत के नाम को भी बरकत वाली ही समझते हैं कि ये बकरा जो है ये एक बरकत वाला नाम, जबकि सूरतों का जो नाम है उनकी डिनोमिनेशन, उनकी पहचान होती है। तो सहाबा किराम जब आपस में बात करते थे तो कहते थे वो सूरत जिसमें फलां जिक्र है, जिसमें कीड़ी का जिक्र है, जिसमें लोहे का जिक्र है, यूनिक चीज ढूंढते थे। तो अगर कोई बरकत वाली चीज होनी होती, इस तरह की चीजें, तो फिर जो था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे एक सूरत जरूर होती। सबसे ज्यादा वाकया उनका सुनाया गया, सबसे ज्यादा वाकया बनी इसराइल का है हमारी इस किताब के अंदर। आज बनी इसराइल ही हमें घंटा लगा रही है, सही बात। तो अगर वो इतने ही बरकत वाले हों तो हमें तो कम से कम ना मारे, ऐसे ही है ना। तो उसका मकसद ये है कि हमारी हरकतें उनके साथ मैच करती हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उसका जिक्र बार बार किया गया कि ऐसी हरकतें ना करना।
वरना तुम भी यही सारी उम्र कहते फिरोगे जी हम तो अल्लाह की महबूब उम्मत से हैं और हमने तो जाना ही जन्नत में है। और इसी जोन के अंदर तुम गुनाह करने शुरू कर दोगे, इसी जोन के अंदर तुम जो है बुरे कामों में पड़े रहोगे। यानी कि मैं हैरान होता हूँ कि हमें ये बात बता दी जाती है कि भाई आप कलमा गो और आपने जाना ही जन्नत में है, तो तब के गुनाह लोग करना शुरू कर देते। भाई कलमा गो कौन होता है, पर उसको समझने की जरूरत है ना हमें। यही इसराइली वो भी कहते थे, बनी इसराइल भी यही कहते थे कि हम सबसे आज आज तक वो क्लेम करते हैं। कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बाकी सब भेड़ बकरी हैं, सिर्फ तुम ही उम्मत हो, तुमने ही जन्नत में जाना। इनको तब के मारोगे। अगर अल्लाह इनसे खुश होता तो आज ये ताकत में ना होते, आज जलील तो ना हमारे हाथों हो रहे होते। यही वो कहते थे। उनके पास कभी जाके आप बैठे, कभी उनकी बातें सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अपने आप को वो कहाँ समझते हैं। हमारी उम्मत ही ऐसे ही, हम भी यही समझते हैं, हमें यही बताया जाता है। अल्लाह ने तो जगह जगह हमें बताया कि मेरे करीब आने का ये तरीका है, मेरे करीब आने का ये तरीका है, मेरे करीब आने का मैं इससे खुश होता हूँ। पिछली सूरत में हमने क्या मांगा है? हमने कहा यार मुझे ऐसा बनाना कि जो बात सही पहुंचे मैं फौरन मान लूं, ऐसा ना बनाना कि मुझे सही बात पहुंचे तो मैं उस पर अड़ जाऊं गाज़िबीन। और मुझे ऐसा भी ना बनाना कि मैं गलत काम करी और मैं सही समझ रहा हूँ। जैसे लोग दवाड़ डाल रहे होते हैं स्वाब समय की, कवालियां सुन रहे होते हैं, मस्त हो गए होते हैं, चरस भंग पी रहे होते हैं, मस्त होकर स्वाब समझ रहे होते हैं। ऐसा भी यार आप मुझे ना बनाना कि मैं गलत काम करी जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ फलां रात में रात को जाग लूंगा तो मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये, और उसके बाद नमाज कोई नहीं पढ़नी मैंने, हमसायों का ख्याल मैंने कोई नहीं रखना, ये वाली चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अब ये भी एक मौजज़ा है। अगर मेरा कलाम हो तो मुझे इसका तर्जुमा बताना चाहिए लोगों को, ये अलिफ लाम मीम क्या है। ये हरूफ मुकत्तआत इनको कहते हैं। इसका इल्म अल्लाह के पास है, इसका मतलब क्या है वो अल्लाह जानते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब। तो पहला मौजज़ा यही आप समझें इसका, कि अगर ये मेरा कलाम हो तो किसी इंसान का, तो इंसान तो जो बात कहता है उसको डिफेंड भी करता है और बताता भी है। तो आप हमें तो आज तक नहीं पता चला कि अलीफ लाम मीम जो है उन लोगों ने बनाने की कोशिश की है, उनकी अपनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी इसकी। कहा ये अल्लाह का कलाम ऐसे नाज़िल हुआ है, ऐसा था। तो एक तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर है, इनको हरूफ मुकत्तआत इसलिए कहते हैं, इसको आप अलम नहीं पढ़ सकते। अलम का मतलब होता है तकलीफ दे। तो ये क्या है, अलीफ लाम और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि इसका हमें सवाब मिलेगा, हर लफ्ज का एक सवाब मिलेगा। अलीफ लाम और मीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक आयत का सीखना 100 नवाफिल से बेहतर है। क्यों? प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इसको लेकर आ, ये नूर है, कब नूर पैदा करेगा, जब इसको सुन समझोगे। हमारा ये यकीन है कि कुरान को पढ़ने से सवाब मिलेगा, लेकिन ये हिदायत कब देगा? तिलावत का मतलब ही फॉलो करना होता है, कि जो कहा गया मैं उसको फॉलो करूंगा। जालिका इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जालिका का मतलब ऐसे होता है वो, हाजा का मतलब होता है ये। लेकिन अरबों के अंदर किसी चीज को तकरीब देनी हो तो उसके लिए फिर जालिका का लफ्ज, करीब के लिए जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेप्शन बनाई जाती है। तो ये वही असूल है, तो तर्जुमा इसका ये होगा, लेकिन असल इसका तर्जुमा क्या है वो, अल किताब, ये वो किताब है, ला नहीं रईबा। असल ये लफ्ज था रईबू, शक, रैब शक को कहते हैं, इसमें शक नहीं। एक शक होता है कि जिसमें आप मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूं कि इस वक्त बाहर जो है, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त बाहर चार लड़के बैठे हुए, मुझे शक है कि बाहर चार है, लेकिन हो सकता है इस वक्त पांच हो। ठीक है, तो ये बोलेंगे ला रही, मुझे इस पे शक नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं। लेकिन जब ये जबर लगा दी गई है ना, तो इस जबर की वजह से इसमें तब्दीली पैदा हो गई कि इसमें कोई शक है ही नहीं।
मैं 100% श्योर हूं कि मैं इमरान शहजाद हूं, ला रही बात, मैं इमरान शहजाद। समझ आ रही है? तो ये होता है ला रही बात। ठीक है। फी, ये दो अल्फाज हैं, फी कहते हैं में, और हा कहते हैं वो या उसका। हा वो, हुमा दोनों, और हुम वो सब। ये लफ्ज हा, हुमा और हुम, इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये बन गया फी ही। तो अरबी में लफ्जों को आपस में इकट्ठा भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में और उर्दू में हम अल्फाज को आपस में मिलाते नहीं। में अकेला ही हमेशा लिखा जाएगा, इनको हम इकट्ठा नहीं करते। फी हुदन, इसमें हदायत है। अभी हम पिछली सूरत में मांग के आए थे इहदीना, या रब हमें हदायत, हमारे साथ रहना, हमें इंस्ट्रक्शन देना ताकि हम अपनी जिंदगी सही गुजार सके। समझ आ रही है ना? लेकिन अल्लाह ताला ने एक शर्त लगा दी इसकी, ये हदायत तो है, ये हदायत किसको देगा, ये इंस्ट्रक्शन किसको देगा, ये किसके साथ साथ चलेगा, मैं किसके साथ चलूंगा? लिल मुत्तकीन। लिल कहते हैं फॉर के लिए, फॉर, ली लिल्लाही, फॉर। मुत्तकीन ये जमा है, मुकरबीन करीब वाले, गायबीन जो हाजिर नहीं है, तो ये इसकी जमा की अलामत है। ये तकवा है, इसका मादा है वाओ काफ और या। वकाया कहते हैं बचना किसी चीज से। ठीक है, वाकिना अजाब अन्नार, या रब हमें बचा अजाब से। तो तकवा ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरा इस बात पर यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो तीसरा जात मेरी रब मेरा मौजूद है वहां पर, वो मुझे देख रहा है, ये तकवा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम तकवे वाले हुए, हर वक्त तुमने मुझे सोचा, तुम सोचते रहे मुझे कि मैं मौजूद हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, तो ये किताब तुम्हें हिदायत जरूर देगी। लेकिन उसकी शर्त क्या होगी? किताब क्या होती है? जिसको पढ़ा जाता है। तो ये हिदायत कब देगी? जब आप इसको पढ़ेंगे, जब इसको आप समझेंगे ही नहीं। यानी आपने समझना ऐसे है कि जब आप कुरान में आए हदाया, हुदन, हदिया, तो आपको लग रहा है यार इसका मतलब ये है, इसका रूट वर्ड ये है। किताब कताबा, इसका मतलब होता है लिखना, तैसी हुई लिखी हुई चीज। रैब का लफ्ज का अल्लाह का मतलब आए तो आप कहें इसका मतलब नहीं है, छोटे छोटे अल्फाज जो। तो ये जब आप इसको पढ़ेंगे, जब मैंने अपने बच्चों को तो बगैर ग्रामर के ये पढ़ाई, तो पहली तराबियां थी, वो स्कूल नहीं जाता था, सिर्फ उसको वैसे ही पढ़ाता था। तो उसने मुझे आके कहा पहली तराबी में या दूसरी में, कहता पापा आज जो कारी सब पढ़ रहे थे मुझे समझ आ रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है, दो बेटे हैं, तो मैं उनको कुरान कहीं से भी खोलूं तो कुछ ना कुछ वो आइडिया दे देते हैं कि ये बात चल रही है, समझ आ रही है। इस तरह से हर मुसलमान को होना चाहिए, उसको चीज का पता हो कि ये किताब जो है ये इंसान का कलाम नहीं है। ये कुफार भी मानते थे, हम नहीं मान रहे क्योंकि हम पढ़ते नहीं है इसमें। और हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, कि इसकी एक आयत का सीखना 100 नवाफिल से ज्यादा बेहतर है। कि आज आपने चीज सीख ली कि यार इस किताब में कोई शक नहीं है और ये मुझे हदायत देगी, मैं कारोबार करूंगा तो ये मुझे हदायत देगी, मैं शादी के बाद मुझे हदायत देगी, माँ बाप के साथ कैसे डील करना मुझे हदायत देगी, दुनिया में हुकूमत कैसे कायम करना ये किताब मुझे हदायत देगी। इसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद है, और मेरा रब मेरे साथ रहेगा भी, क्योंकि मैं पीछे वाला इहदीना, मुझे हदायत दे। अब ये क्या है? हदायत ये है, ये वाली हदायत। तो मैं रोज कहता रहूं या अल्लाह मुझे हदायत दे, और हदायत वाली की चीज पढ़ूं ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करूं, तो फिर तो नहीं उतरने ना आपके ऊपर। या आप कहेंगे कि जनाब यार आप मस्जिद में बैठ के जितनी मर्जी दुआएं करते रहे कि या अल्लाह इसराइल को तबाह कर, तो नहीं तबाह हो रहा ना भाई वो, बल्कि आपको उसकी मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं, चापलूसियां आपको करनी पड़ रही है, नहीं तबाह हो रहा, नहीं हो रहा ना तबाह। कैसे तबाह होगा? ये भाई, आप अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो अल्लाह की बात को भी सुनो। आप कहते हैं मैंने बात कोई नहीं सुननी, ये खुद ही तबाह हो जाए, ये तो ऐसी फिर हमारी खाम ख्याली है। ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी टैक्स रेट्स की, कि हमारे चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या चीज मौजूद है जी? सबसे पहले टैक्स रेट्स बता दिए गए कि पर्सन जो लोग होते हैं, ये कब रेट्स लगाए होते हैं? साल के
एंड पे, साल के शुरू में अप्लाई नहीं। और ये हमें क्या देखना है, ये रेट्स हमें एग्जाम में मिल जाएंगे। ये रेट्स अप्लाई करते हुए जो चीज आपने देखनी है कि इसमें सैलरी की परसेंटेज क्या है, सैलरी की परसेंटेज क्या? अगर उस आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर जो सैलरी है वो 75% से ज्यादा है तो आप ये वाला टेबल अप्लाई करें, सैलरी वाला। ये दोनों टेबल आपको मौजूद होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही एक हुआ सैलरी का तो फिर आपको नॉन सैलरी का रेट देगा ही नहीं एग्जाम। और अगर सैलरी का क्वेश्चन ही ना हुआ तो फिर आपको सैलरी की रेट नहीं देगा। तो बाज का दोनों रेट्स मिलेंगे, बाज का कोई एक रेट आपको मिलेगा। इसको समझना है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। समझ आ गई? 75% से ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा तो उस पर्सन को हम सैलरीड करेंगे। इससे हमें एक और बात समझ आई कि पाकिस्तान के अंदर सैलरी बिजनेस इनके अलग अलग रेट्स मौजूद हैं, बल्कि इनकम को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद रेट्स लगाए जाते हैं। समझ आ रही है? तो ये एक चीज ये भी समझ आ गई। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट, ये टैक्सेबल इनकम कौन सी है? टोटल इनकम लेस ज़कात लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये बात ध्यान में रखें कि भाई ये जो सर ने मुझे टैक्सेबल इनकम बताया ये एनुअल है। ये क्या है? एनुअल है। ये मैं मेरा ख्याल चैप्टर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, है ना? हो चुका है। ये एनुअल है, सालाना है। इसमें क्या कौन सी चीजें शामिल है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम। लेकिन इसमें क्या चीज शामिल नहीं है? इसमें से ज़कात माइनस हुई है और वो इनकम जिसपे अलग रेट्स है वो भी माइनस हुई है। उसके बाद जो इनकम आ रही है वो देखती है कि वो कितनी है। अगर वो इनकम 6 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है। इसको बोलते हैं बीटीएल, बिलो टैक्स लिमिट। ये बीटीएल है। अगर इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख तक है तो 15% ऑफ अमाउंट, अमाउंट से क्या मुराद है? टैक्सेबल अमाउंट। अमाउंट से क्या मुराद है? तो वो कितनी है? 6 लाख माइनस करेंगे उस टैक्सेबल अमाउंट में से, जो बाकी अमाउंट बचेगी उसका क्या लेंगे? 15%। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा है और 16 लाख तक है तो फिर 90,000 फिक्स हो गया प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये 12 लाख फिक्स इसलिए है कि 12 लाख के ऊपर 90,000 टैक्स बनता है, इसलिए पहले हमने वो लिख दिया जो अमाउंट माइनस करनी है, एंड सो ऑन। लेकिन आगे देखिएगा जाके कहता है आखिरी स्लैब है 5.6 मिलियन की। 56 लाख से अगर ज्यादा होगा तो उसका रेट ये होगा। तो आखिरी रेट क्या है? 45%। लेकिन कहता है अगर कोई फर्म प्रोफेशनल फर्म हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आखिरी रेट होगा वो 45 की बजाय कितना होगा? 40%। क्लियर होगी बात? टेबल पढ़ना सिखा रहा हूँ कि टेबल को पढ़ना कैसे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी हमारे पास? अगर 75% से एक्सीड करेंगे तो ये टेबल अप्लाई होगा। इसके रेट डिफरेंट है, देखिए इसमें ऊपर 15% था तो यहाँ रेट 1%, यहाँ पर 11% के रेट्स डिफरेंट है। इस बार उसमें मैं टाइम जाया नहीं कर रहा। एक और चीज सुनिएगा, अगर किसी शख्स की जो इनकम है वो 10 मिलियन से बढ़ जाए, कितनी हो जाए? कोई भी हो, कोई भी हो, सैलरी हो, नॉन सैलरी हो, एओपी हो, कंपनी नहीं हो, अगर उसकी इनकम 10 मिलियन से बढ़ गई तो उसको अपने टैक्स का मजीद 10% भी देना होगा। करते हैं, हमें परेशान नहीं होना। आज मैं भी मैंने देखा कि एक साहब थे इधर खड़े, इशारे पे खड़े थे, उनके पीछे उनके बेटे बैठे होंगे, दो बच्चे बैठे थे। तो मैंने उनको गौर से देखा। आपने आपको मेरी अब आदत से पता चल गया होगा कि मैं चीजों को नोट बहुत करता हूं।
रूढ़िया आदमी को हर चीज को नोट करता। तो मैंने देखा जो अगला बच्चा था जो अपने बाप के पीछे बैठा हुआ था, तो वो ऐसे बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था, कोई वजह नहीं थी लेकिन मुस्कुरा रहा था। और जो पिछला था ना, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मुझे उनकी आदत से पता चला कि ये जो अगला बच्चा ये रिलैक्स है, ये बहुत ज्यादा इसने चीजों को अपने ऊपर सवार नहीं किया हुआ, ये एंजॉय कर रहा है माहौल से। समझ आ रही? इसलिए जिंदगी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाई मैं आपको बताऊंगा, तसल्ली रखें ये क्या चीज है, हर चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी, इसलिए रिलैक्स रहें। ये चीज सर आप बताने लगे, लेकिन पेपर की टेंशन लेनी है कि एक सर ने टेस्ट दिया हुआ, मैंने वो करना है। 9% इन केस ऑफ इंडिविजुअल है ड्राइविंग सैलरी इनकम, लेकिन अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए फिर कितना सरचार्ज होगा? इससे हमें ये पता चला कि वो लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन तक होगी उनको सरचार्ज नहीं पड़ेगा, उनको सरचार्ज लेकिन जिसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होगी उसको क्या पड़ेगा? सरचार्ज वो पड़ेगा। चल हम इसकी अब इस टेबल की जरा कैलकुलेशन, कंपनी का रेट कितना है? 29%। और अगर वो स्मॉल कंपनी होगी तो उसका 20%। अच्छा जी, अभी मैं आपके सामने इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। कुरान के अल्फाज का कुछ आपको ला, छोटे छोटे अल्फाज को याद कीजिएगा, ला और वा, ला नहीं, वा और फी में, ही वो या उसका। तो छोटे छोटे अल्फाज रखेंगे ना, उर्दू के बहुत सारे अल्फाज आपको इसी में मिलेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। समझ आ रही है? और कोशिश किया करें जो मैं आयत आपको पढ़ाता हूँ उसको घर जाकर जरूर पढ़ा करें, ताकि हमारा ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ जुड़ा रहे और हम तालिबे इल्म कहलाएं। और जब मरें तो शहादत की जिंदगी हो, जब क्यामत वाले दिन हम आपस में मिले जन्नत में, तो आप फिर मुझे कहें सर वो याद है आप मुझे एक क्लास में आप पढ़ाते थे, है ना? तो ये वो ये जो चीज है ना हमें, और हमें ये चीजें याद होंगी अच्छा कि हमने जिंदगी में क्या किया। हर बंदे को ला युगादिरु सगीरतुम वला कबीरतुम, ये ऐसी किताब होगी वो कहेंगे कि हाय इसने तो मेरी कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज इसने मुझे बता दी। अगर ये वाला जो मोबाइल है जो इस दिमाग से बना हुआ है, ये हर चीज को रिकॉर्ड कर सकता है, तो जिसने ये दिमाग बनाया है उसके पास ये ताकत नहीं है? तो फिर तो इसलिए हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये क्या चीज, फिर आगे ये नई चीज। अच्छा जी चलिए, अभी हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि फर्ज करें कि हमारी जो इनकम है, अ, अगर किसी की इनकम 7 लाख है, अगर किसी की इनकम जो है वो 9 लाख रुपया है, टैक्स उसका कैसे कैलकुलेट होगा? एक सिर्फ पड़ गया। अगर किसी की इनकम जो है वो 13 लाख है, 35 लाख है, और अगर उसकी इनकम जो है वो 60 लाख है, और उसकी इनकम जो है वो 12 मिलियन है, तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट? ठीक है, आपने मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना है। अगर वो सैलरीड हो या वो नॉन सैलरीड, मैं कंप्यूटर पे करूंगा, लेकिन आप जानी बात है अपने साथ कैलकुलेट करें। सैलरी के लिए हमें इसका जो टेबल है वो ये देखना है, कैटेगरी 2 वाला। ठीक है, देखिए सैलरी 7 लाख रुपया अगर हम देखें तो कहाँ फॉल कर रहा है? इस स्लैब में, सेकंड स्लैब में क्या लिखा हुआ है? 1%। अमाउंट, ये इसका क्या नाम है? अमाउंट टैक्सेबल
यही है ना। ये कैसे कैलकुलेट हुई? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सबको कैलकुलेट करके, और उसमें सैलरी कितने परसेंट थी? 75% से ज्यादा। ये जो 7 लाख है, ये समझे कि तमाम अमाउंट्स का कॉम्बिनेशन, उस तक हम पहुंचे हुए। तो 7 लाख में क्या लिखा हुआ है? 1%। आप लिखिए अपनी कॉपी में 1%। ऐसे ही आगे क्या लिखा हुआ है? 1% ऑफ के आगे जरब का निशान दबाएं। अमाउंट, ये जो आपने कैलकुलेट की है 7 लाख, ये लिखें, माइनस क्या लिखा आगे? 6 लाख। ये देखिए, ठीक है। ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है ना। 1% ऑफ द अमाउंट, मैंने 1% लिख लिया ऑफ द अमाउंट, कितना हो गया? 6 लाख। तो कहते हैं जी 1,000 रुपया टैक्स लगेगा। सही है। कुछ नहीं करना, बस टेबल को पढ़ के जो लिखा हुआ है वो लिखते जाए। लिख लिया सामने? अच्छा, कैलकुलेटर पे कैसे करना है? आप कहते हैं सर मैं कैलकुलेटर पे अगर करूं तो कैसे करूं? आप सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट लिखें कैलकुलेटर पे, 7 लाख रुपए। एंड से शुरू करना है। 7 लाख लिखे, उसमें से लिखे माइनस 6 लाख रुपए, इज इक्वल टू, कितना आंसर आ गया? 1 लाख इंटू 1%, यानी कैलकुलेटर पे उल्टा कराए, 1,000 आ गया। सही। 9 लाख रुपए कहाँ फॉल कर रहा है? वो भी इधर ही है। फिर वही करेंगे, इज इक्वल टू 1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 9 लाख माइनस 6 लाख। तो वही 9 लाख लिखे कैलकुलेटर पे, माइनस करें 6 लाख, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे कैलकुलेटर पे फंक्शन है वो मैं चला लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अवॉइड करें। जितना आपने टाइम जाया कर रहे हो वो फंक्शन लगाने के ऊपर, उतनी जल्दी आपने पहले काम कर लेना। ठीक है। एग्जाम के अंदर कोशिश करेंगे जो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, इसके साथ अगर कोशिश हो सके तो बड़े बटनों वाला कैलकुलेटर ले जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे। उस पर कैलकुलेशन बड़ी तेज होती है। थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हैं, और जब आपके इतने पास जैसे पैसे जरूर होते हैं आपके पास कि आप ये काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रखा। 13 लाख रुपए कहाँ फॉल करेगा? अब थर्ड स्लैब में चले गए, यहाँ पर आ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखे, जैसे लिखा हुआ ना वैसे ही लिखेंगे अपनी किताब के ऊपर। इज इक्वल टू 6,000, आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 11% ऑफ मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, अमाउंट कितनी है? 13 लाख, एक्सीडिंग क्या लिखा हुआ है? 12 लाख। ठीक है। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? 13 लाख लिखें, उसमें से माइनस 12 लाख करें, इज इक्वल टू जो आंसर आए इंटू 0.11। 11% का मतलब क्या है? 0.11 इज इक्वल टू प्लस 6,000। इस तरह से चले, कितना आ गया? ये टैक्स आ गया। 35 लाख कहाँ पे है? 35 लाख रुपया यहाँ पे है। ठीक है। तो 35 लाख में क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू 346,000 प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है? 30%, 0.3 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखे तो 0.3 इंटू टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? 35 लाख। इस 35 लाख में क्या चीज शामिल नहीं है? इसमें क्या शामिल है? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, और उसमें से माइनस क्या हुआ है? वो अगर हो तो ज़कात और सेपरेट प्रॉफिट, ये वो है 35 लाख। माइनस क्या करना है? 3.2 मिलियन। ये 32 लाख कहाँ से आया है? फार्मूले से। ये कहाँ से आया? इसके अंदर सिर्फ आपने 35 लाख कैलकुलेट किया है, बाकी सारा कुछ फार्मूले का है जब टेबल में लिखा हो। ओके।
ये आपका आंसर Yes, सही है। sir. 60 लाख रुपया वो कहाँ चला गया, आखिरी स्लैब। इस पे किसी पे सरचार्ज नहीं लगा अभी तक, Yes, sir. वो क्यों नहीं लगा? 1 करोड़ से 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं है, Yes. तो 60 लाख। आप क्या लिखेंगे? 6,16,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। ठीक है, 12,81,000। जिस तरह से कंप्यूटर कॉमा लगा रहा है, ऐसे ही एग्जाम में आपने कॉमा लगाना है, हर 3 के बाद कॉमा लगाना है। अपनी आदत का हिस्सा बनाए मरते दम तक। जिस बच्चे ने सीए करना है, हम लोगों ने कॉमा पढ़ना है पेपर चेक करते हुए, आपने कॉमा लगाना है पेपर करते हुए। सिफर का साइज सही रखना है, जैसे कि कंप्यूटर कर रहा है। वो छोटे, वो नहीं, अंडे नहीं देने शुरू कर देना, छोटा 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 नहीं करना। समझ आ रही? ये चीजें याद रखें। ओके, 12 मिलियन। अब 12 मिलियन 10 मिलियन से एक एक्सीड कर गया, तो पहले नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका 10% उसमें ऐड करेंगे। तो पहले उसी तरह दोबारा हम आखिरी स्लैब है 6,06,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। सही है। Yes, sir. 3,381 आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसी का 10% ऐड भी करना है, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी ये वाली होगी, दिस वन। 338100. Yes, 881. इसमें मैंने गलती की है, बता सकते क्या है? बता सकते? सैलरीड पर्सन के लिए ये जो सरचार्ज है ना, ये 10% नहीं है, 9% है। समझ आ गई? तो ये एहतियात करनी है कि इसके लिए कितना होगा सरचार्ज। 9% किसका? टैक्सेबल इनकम का नहीं, इस टैक्स का। ये है इस ओके, समझ आ गई? Yes. और इसी तरह नॉन सैलरी का जो रेट है वो ये वाले हैं। मेरा ख्याल है हमें टाइम नहीं जाया करना चाहिए, ये आप कर लेंगे इसी तरह। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक दो कैलकुलेट करता हूँ, जैसे 35 लाख है, डायरेक्ट हम इसका करते हैं नॉन सैलरी का। 35 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? ये क्या कहाँ फॉल कर रहा है? 5वें में, ऐसे ही है ना। 35 लाख रुपया है, तो 35 लाख में क्या लिखा है? प्लस 650 प्लस 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.2 मिलियन। ठीक है, 60 लाख का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया? 16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। ठीक है, और 12 मिलियन का ये आ गया। अब इसका हमें 10% देना पड़ेगा, इंटू 0.1, इस पे से चार्ज लेंगे। कैलकुलेट करके देखिए, मैंने कैलकुलेटर से किया और एक्सेल से किया, इसलिए मेरा जल्दी हो गया। ठीक है जी। Yes, sir. तो ये वाली अमाउंट थी, ये सब्जेक्ट टू सरचार्ज थी। ये अमाउंट जो थी सब्जेक्ट टू सरचार्ज, हमने इस पे कैलकुलेट किया। ओके, Yes, sir. इस ओके। Yes. तो इससे और क्या समझ आई कि सैलरी, एक पाकिस्तान में दो शख्स एक जैसी टैक्सेबल इनकम रखते हो तो उनकी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट होगी। Yes.
अच्छा, अगर मैं यहाँ कंपनी का भी कॉलम बना दूं, मैं कहूँ कि अगर एक कंपनी है तो कंपनी का जो फिक्स रेट है वो है 29%। वो तो हर सूरत में कंपनी ने यही टैक्स ही देना है। कंपनी की कोई एग्जामेशन कोई कुछ नहीं है। कंपनी का एक ही रेट है, वो कितना है 20। और अगर स्मॉल कंपनी होगी तो वो क्या होगी 20%। वैसे अगर मैं लिखूं स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है, कद थोड़ा सा छोटा होता है। आम कंपनी का कद 6 फुट होता है, इसका 3-4 फुट होता है। नहीं, अभी पढ़ेंगे कि स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो इसका रेट कितना है 20%। सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इनकम, अगर लोग सेम इनकम कमाए तो लाजमी नहीं है कि उनको टैक्स भी सेम देना पड़े। वो पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो पर्सन का इशू क्या है, उसकी इनकम क्या है। राइट। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं डिविडेंड एक दो मिसाल दे रहा हूँ, तो डिविडेंड क्योंकि सेपरेट ब्लॉक में है तो वो हर बंदे के लिए 15% होगा, वो कंपनी होगी जो मर्जी होगा, क्योंकि वो ब्लॉक ही सेपरेट है। वो ब्लॉक क्या है, सेपरेट है। वो आम लोग नहीं, वो खासुल खास है, उनको ये वाले रूल अप्लाई। कुछ समझ आ रही? यस सर। मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ इतनी देर में। क्या समझ आई? क्या लग समझ गई? समझ लगी। समझ लग गई है ना? यस सर। सैलरी का आपको समझ आ गई। टैक्सेबल इनकम समझ आ गई। यस यस। क्या टैक्सेबल इनकम में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होती है? नहीं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होती है? वो अलग से कुछ ऐसी इनकम जिसके ऊपर अलग रेट्स है। यस यस। वो कब आएगी? वो आएगी इंशाल्लाह। तो कितनी देर में आएगी? जब आप जवान होंगे तो वो आ जाएगी। राइट, अभी तक वो नहीं आई, तो उसको अभी रहने दें। इंशाल्लाह ताला वन बाय वन सारी चीजें आती जाएगी। टोटल इनकम क्या होती है? ये टोटल इनकम होती है जो आपके सामने लिखी हुई है। समझ आ रही है? ये वाली चीज क्या है? टोटल इनकम है 5 हेड्स। अब सेपरेट ब्लॉक पहले इसके अंदर होगी, लेकिन बाद में उसको क्या करेंगे, जैसे बारात के अंदर खास लोग भी होते हैं ना, दूल्हे के रिश्तेदार, तो आते तो बारात के अंदर ही है, लेकिन जब हॉल में दाखिल होते हैं तो उनके लिए अलग वो जो है वो लगाया जाता है खाना। आम लोग जो है वो 1.5 लीटर वाली बोतल पी रहे होते हैं, वो टिन पैक उनको मिलता है। उनकी कभी टेबल पे जाए तो वहाँ बटन मिलता है, बाकी जगहों पर कुकर चल रहा होता है। यहाँ 2 टांगे, वहाँ 4 टांगे चल रही होती है। समझ आ रही है ना? वहाँ यहाँ बड़ी बड़ी परातों में खाना चल रहा होता है वामुन नाश के लिए, वहाँ क्या होता है, बॉल होते हैं बड़े खूबसूरत किस्म के। ऐसा है ना? तो ये यानी है सारी बारात का ही हिस्सा है। पहले बारात में शामिल होंगे, पहले बारात में शामिल सेपरेट ब्लॉक इसके अंदर ही होगी, लेकिन जैसे ही शादी हॉल में आएंगे इनको यानी टैक्स का क्या मतलब, खाना खिलाने के लिए इनको अलग कर दिया जाएगा और फिर इनको खाना अलग से दिया जाएगा। अच्छा जी, इस टोटल इनकम में से क्या माइनस होगा? ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अच्छा, हर ज़कात नहीं माइनस हो, आपको एग्जामिनर देगा रिलेटिव को ज़कात दी तो उसका स्वाब मिलेगा, टैक्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बात याद रखनी। ज़कात अगर एग्जामिनर कोई नेगेटिव चीज नहीं दे रहा तो उसको पॉजिटिव ही समझा जाता है, एक्सेप्शन नहीं दी जाती। इसका रूल क्या है? ये रूल है इसका कि अगर एग्जामिनर एक्सेप्शन नहीं बता रहा तो आपने खुद से खुजली नहीं करनी। अगर खारिश ना हो तो खारिश नहीं, ना जनरल रूल रखना है। समझ आ रही? अच्छा जी, वर्कर वेलफेयर फंड ये आपको एग्जामिनर देगा। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड ये भी देगा। क्या होता है? होता है यार, ये कुछ चीज होती है, बस छोड़े। एजुकेशन एक्सपेंसेस ये एक चीज है,
बच्चे ज्यादा अच्छे, यहाँ रूल क्या है, बच्चे ज्यादा अच्छे। ये इन्होंने कहा कि बच्चों की फीस भी आप टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बेनिफिट मुझे आज तक नहीं मिला, उसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? जिस सेक्शन के साथ ये ए बी सी लगा होता है ना, तो ये अमेंडमेंट वाला सेक्शन होता है, ओरिजिनली ये ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं होता। आप कहेंगे सर किसी सेक्शन के साथ लिखा होता है, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन का वर्ड नहीं था, आर्टिकल का वर्ड था ना। यस सर। तो क्योंकि उसमें सेक्शन को आर्टिकल कहा जाता है, यहाँ सेक्शन कहा जाता है। Education expenses, an individual is entitled to deductible allowance. डिडक्टेबल अलाउंस के से मुराद है टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। डिडक्टेबल, ये टेबल नहीं है, TABLE नहीं लिखना, डिडक्टेबल, TIBLE, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस पेड। ये बात भी याद रखनी है। एग्जाम्पल छोटे छोटे लफ्ज से खेलता है, छोटी छोटी शरारतें करता है, चुटकी काटता है, कभी पाँव में कभी खुजली करता है, देखता है उठता नहीं उठता, तो वो पेड की बजाय क्या लफ्ज यूज करेगा, इतनी फीस पे कर दी है, इतनी अभी पे। स्टूडेंट को देखेगा क्या करता है, खेलता है आपके साथ। तो जो स्टूडेंट सही पढ़ा होगा उसके जहन में होगा पेड वाली अमाउंट लेनी है, अनपेड नहीं लेनी। समझ आ रही है? यानी वो स्टूडेंट जो कहता है सर मैं पूरा पेपर करके आता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, पेपर में ठीक करके आता हूँ, तो कोई ना कोई वजह तो होती है ना उसकी। समझ आ रही? तो ये प्रोवाइडेड, जब ये लफ्ज आ जाए ना प्रोवाइडेड, तो ये शर्त लगी होती है प्रोवाइडेड। इसको हम आम तौर पर प्रोवाइजो कहते हैं, यार इसकी प्रोवाइजो पढ़ो, वो फलां सेक्शन में यार उसकी प्रोवाइजो देखो, शर्त क्या लगी। प्रोवाइडेड क्या कहते हैं, शर्त। दैट हिज टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है, पढ़ चुके हैं, बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा। इज लेस देन 1.5 मिलियन, ये सिर्फ उसी के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा जिसकी इनकम 15 लाख से। सर ये 15 लाख कैसे फैसला हुआ भाई, कर लिया उन्होंने फैसला, क्यों किया भाई, कानून अंधा होता है, बस आपने इसके ऊपर कोई बहस नहीं करी। शर्त, डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ शैल बी लोअर ऑफ, जब आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा 5% ऑफ द ट्यूशन फीस। जितनी भी ट्यूशन फीस आपने पे की है, ये सालाना है, मंथली है, कौन सी है, क्यों, क्योंकि आप कैलकुलेशन एंड सालाना कर रहे हैं। तो अपने बच्चों की आपने जो ट्यूशन फीस सालाना पे की है उसका 5% ले लें, अपनी टैक्सेबल इनकम का 25% ले लें, और जितने आपके बच्चे हैं जिनकी फीस पे की है उसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो तीनों अमाउंट्स में से जो कम अमाउंट होगी इन तीनों में से, वो अमाउंट अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर लें। क्या कहा मैंने, 5%। 5% किसका, 5T, 25 टैक्सेबल इनकम का, ठीक है, पुट्ठा नहीं काम करना। अच्छा इसको ऐसे याद देखिए, पहले आपकी जो अल्फाबेट्स में पहले 5 आता है ना, फिर 25 आता है, और फिर 60 आता है, ठीक है, ऐसे तरतीब से याद रख लें। ट्यूशन फीस आपने कब दी, साल के दौरान पहले दी, तो 5% आ गया। टैक्सेबल इनकम आपने कब कैलकुलेट की, साल के, तो 25% आ गया टैक्सेबल इनकम का। ठीक है, बच्चे की कीमत कितनी है, 60,000 रुपया एक बच्चे की, ठीक है। इस तरह से आप इसको, यानी एग्जाम में ना प्रेशर में गलती हो जाती है, आप 25% ट्यूशन के साथ लगा देंगे और 5% टैक्सेबल इनकम के साथ लगा देंगे, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ट्यूशन, टैक्सेबल इनकम और बच्चे, ठीक है, इनको 5, 25 और 60,000 ये आपने करना है। क्या दोनों पेरेंट्स अगर जॉब करते हो तो क्या दोनों क्लेम करेंगे, नहीं। कानून ये कहता है कि कोई चीज एक दफा जब माइनस हो जाएगी तो ना अगले साल ना कोई और उसको माइनस नहीं कर सकता। तो अगर आपके 10 बच्चे हैं तो दोनों पेरेंट्स 5-5 कर लें, तो बच्चे अपनी ट्यूशन फीस किसी जगह पर भी पेरेंट्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ले जी बताएं जी, कितने डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो पड़े हैं? मैं इसको छुपा देता हूँ।
एजुकेशन सबसे पहले ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टी और एजुकेशन, ये किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को। सैलरीड को या नॉन सैलरीड को? सैलरीड को मिलेगी, नॉन सैलरीड को? अभी हमने लफ्ज क्या पढ़ा? सैलरीड पढ़ा, नॉन सैलरीड पढ़ा या इंडिविजुअल पढ़ा? तो फिर दोनों आ गए। जब कानून में लफ्ज इंडिविजुअल लिखा होगा तो वो सैलरीड के लिए भी होगा। ट्यूशन फीस का पेएबल होना जरूरी है, पेड होना जरूरी है। उस बंदे की टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से कम या 15 लाख से ज्यादा? 15 लाख वाले को ये बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। 15 लाख वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूल क्या है? ट्यूशन फीस, टैक्सेबल इनकम और बच्चे, ऐसे ट्यूशन फी और बच्चे 5%, 25% और 8%, विच एवर इज इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगी माइनस कर। याद हो गया? ठीक है। सैलरीड, नॉन सैलरीड पर्सन, रेट्स बता दिए, सरचार्ज बता दिए। सरचार्ज किस पे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स पे या टैक्सेबल इनकम पे? टैक्स। सरचार्ज किस पे होगा? सरचार्ज किस पे होगा? टैक्स पे होगा। ठीक है, ये वाला ले जी। पहला सेक्शन आ गया। अब सैलरी के ऊपर बात करते हैं कि सैलरी किसको कहते हैं? इनकम, पहला हेड ऑफ इनकम। जी, कुछ सवाल है? तकरीबन हर साल चेंज हो जाते हैं। इस साल ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये नए वाले रेट्स। उनका सवाल ये है कि ये रेट हर साल चेंज होते हैं, तकरीबन हर साल चेंज होते हैं। आपके 2 एग्जाम में एक रेट से टेस्ट होते हैं, समझ आ रही? मार्च और सितंबर। पहले रेट टेस्ट होंगे आपके मार्च में, वही रेट फिर सितंबर में भी लगेंगे। यानी हर मार्च में नया लॉ आपको मिलेगा। जो बंदा भी मार्च में अटेम्प्ट में बैठता होगा, ये सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, जो मार्च की अटेम्प्ट में बैठेगा उसके लिए रेट्स कौन से होंगे? नए वाले होंगे। नए रूल उसके ऊपर अप्लाई हो, ये चीज है। ओके। सैलरी, सैलरी के लिए हमने, आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था? हमने इसका जी जी जो सितंबर 2026 में पेपर होंगे उनपे भी ये रेट अप्लाई होंगे। जी, तो फिर बजट तो पहले आ जाता है, वो चेंज क्यों नहीं होता? बजट नहीं आया था मार्च तक? नहीं, मसलन 2026 का जो सितंबर में पेपर होंगे, सितंबर से पहले बजट तो आ जाता है। जी जी। वो उसमें जो है तो रेट फिर नए क्यों नहीं अप्लाई होते? हमारे जो किताब में लिखा हुआ है कि 6 माह अगर हो जाए कानून को आए हुए फिर वो अप्लाई होता है। तो आपका सितंबर में एग्जाम होता है, इसकी अप्रूवल को 3 माह हुए होते हैं, इसलिए सितंबर में अप्लाई नहीं करते। वे हर सूरत में 2 अटेम्प्ट में अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उससे गड़बड़ हो गई, ये वजह है। अच्छा जी, हम किसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? ये इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं सैलरी। तो यानी बेसिकली हमारा अब सफर किस तरफ जा रहा है? टोटल इनकम की तरफ। और टोटल इनकम का ये एक हिस्सा है जिसके अंदर हम ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सैलरी टैक्सेबल इन अ ईयर ऑन रिसीव्ड बेसिस। जितनी मिल गई वो टैक्स हो जाएगी, जितनी मिल गई। अगर आपको इस साल सैलरी नहीं मिली, अगले साल मिली, तो अगले साल जाके टैक्स हो। सादा रूल, कोई टेंशन नहीं लेनी। मैंने बार बार कहा कि सुकरात नहीं बनना, अफलातून नहीं बनना, सादा भाई। सैलरी आपको एग्जाम्पल कहते हैं कि बंदे की सैलरी जो है वो 100 रुपया पर मंथ है। इस साल उसको 9 माह की सैलरी मिली है, तो आप क्या कहेंगे कि जिसकी 900 है, बस बात खत्म। उसको 3 माह की सैलरी अगले साल मिली, जब देखी जाएगी अगले साल मेरे साल कितनी मिली। इसको पिछले साल की भी 4 महीने की सैलरी मिली हुई है, तो वो भी इसमें 400 रुपया वो भी ऐड कर दे। सही। तो सादा असूल है, इसके अंदर कोई ऐसे ही टेंशन वाली बात नहीं है। समझ आ रही? होएवर, अगर किसी बंदे ने पंगा लेने की कोशिश की प्राइवेट कंपनी के अंदर कि इस अरेंजमेंट को जानबूझ के सैलरी को डिले कर रहा है ताकि मैं बेनिफिट दूं एम्प्लॉई को, इसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, सिर्फ अगर प्राइवेट कंपनी के लोग ये मिल के, कुत्ती चोर मिल के ये फैसला करने हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कि हमने टैक्स चोरी करना है,
और हमें पता है कि अगले साल टैक्स रेट कम है जैसे कि इस साल हुए हैं, तो उसकी 2-3 माह की सैलरी आगे कर दी, सरचार्ज भी इससे भी बच गए। एक एम्प्लॉय की सैलरी जो थी वो 10 मिलियन से क्रॉस कर गई, तो उसको तो मांडू लग गया ना भाई, 45% में भी चला गया, और 9% मजीद उसको पिछले साल 10% था वो भी लग गया। तो अपने बॉस के पास जाता है, कहता है सर मेरी सैलरी 2 माह की मुझे डिले कर, जानबूझ के। वो आगे चली गई, समझ आ रही? तो सरचार्ज से बच गया वो। तो उसके लिए कमिश्नर को लॉ ने एक अथॉरिटी दी है, किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी। हाउएवर सैलरी में बी टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस यानी जिस साल की सैलरी थी उसी साल टैक्स देना आपने, मिली जब मर्जी है। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इसको हाईलाइट कर ले, प्राइवेट कंपनी के लिए, इफ द कमिश्नर इज ऑफ द व्यू, अगर कमिश्नर का ख्याल है दैट द पेमेंट ऑफ सैलरी वाज डेफर्ड, ये जानबूझ के इसको डेफर किया गया है, वजह कोई नहीं, तो फिर क्या कर सकता है? उसको एक्रूवल बेसिस पे टैक्स। तो इतना सवाल भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, भी सैलरी बताए किस बेसिस पे टैक्स होती है, इसकी एक्सेप्शन बताए। तो आपका आंसर सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय जो है, अगर उसकी सैलरी को डेफर कर दी गई है तो कमिश्नर उसको एक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ही इज इन द व्यू ऑफ दैट द सैलरी वाज डेफर्ड मैला फाइड इंटेंशन के साथ इसको की गई, तो फिर इसको कर सकता है। रिसीट से क्या मुराद है? रिसीट से क्या कहते हैं? रिसीट से मुराद आम है। रिसीट से मुराद क्या है? आम। एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, जो पर्सन को मिली, मिलने से मुराद उसके अकाउंट में चली गई, उसको कैश दे दिया गया। अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, और अंडर एनी लॉ, उसके कहने के ऊपर किसी को दे दी गई, अप्लाई कर दी गई, या कानून ने कहा था इसकी इतनी अमाउंट काट के मुझे दे दो, जैसे टैक्स है, इतनी अमाउंट काट के, वो भी समझा जाएगा इसी को दी है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे 90 रुपीज दे दिए गए और 10 रुपए काट के टैक्स जमा करवा दिया गया, तो मेरी सैलरी कितनी होगी? 100 रुपया। मैं कहूँ भाई मुझे तो 90 मिले हैं, कानून क्या कहता है कि भाई वो जो 10 रुपए हैं वो तुम्हारे ही हैं, क्यों काटे भी आपने? ये कानून ने कहा था। इस ओके, ये चीज। तो पहला क्या है? एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द, और एम क्या है? मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। चेक दिया लेके नहीं जा रहा, तो अवेलेबल तो है, नहीं खा रहे, समझ आ रही है ना? मेरे घर में अक्सर लड़ाई होती है कि वो मेरे बच्चे आते हैं घर में, मामा खाना किधर है, खुद लेट आया, रात को 12-1 बजे भाई साहब पहुंचे हैं, तो खाना तो 9 बजे डिनर में तैयार था, तो मैंने कहा जी खाना तैयार है, तुम आए नहीं टाइम के ऊपर, लो जी खाना तैयार ही नहीं है, मैं भी गलती तुम्हारी उसकी है। तो मेड अवेलेबल, चीज अवेलेबल थी, आपने नहीं दी। या एग्जाम में एक दफा आया, वो कहता जनाब ये मेरे ख्याल यही है वो, ये देखे, a special payment 75,000 in lieu of D was available to him. Mr. Pansari voluntarily waived off his right. कंपनी ने कहा ये 75,000 रुपये हमने आपको बोनस देने के नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, तो कहता है अड्डा तो सियाना, रहने दे, ये तुम्हारी सैलरी का हिस्सा है, ये वेवर नहीं है, समझ आ रही है ना? तो ये कितनी चीजें होगी, तो सीट से क्या मुराद है? आम नहीं बोलना मुझे, व्हाट इज मेंट बाय डिफाइन द रिसीट, आप है आम। एक्चुअली अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन एंड मेड अवेलेबल। डिडक्टिबल लॉसेस क्या है? वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस सैलरीड के लिए है, नॉन सैलरीड के लिए है, एओपी के लिए है, कंपनी के लिए है, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जब नहीं बताया गया सबके लिए।
जब नहीं बताया गया तो सबके लिए सबके लिए। जब सिर्फ इनकम का लफ्ज लिखा जाएगा और नहीं बताया गया तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम भी होगी, फॉरेन सोर्स इनकम भी। ये रूल है, पढ़ने का तरीका है। आगे आगे जी रूल, ये बहुत दफा इस्तेमाल होगा, सेक्शन 73, जरा इसको याद कर लीजिएगा सर सर। सर अगर एक चेक इशू कर दिया गया लेकिन कैश नहीं करवाया गया, तो हम कहेंगे इस महीने मिल चुका, जून का चेक दे दिया गया 5 लाख का, वो भाई साहब ने जाके जुलाई में उसको इन कैश किया है, तो ये जून की सैलरी गिनी जाएगी, जुलाई की नहीं गिनी जाएगी। अवेलेबल हो गया। इनका सवाल ये है कि चेक दिया किसी एम्प्लॉय को, अगर फॉर एग्जाम्पल जून में, उसने जाके जुलाई में चेक, आपसे मुझे याद आ गया, मेरे 2 चेक अभी तक मेरी जेब में पड़े, महीना हो गया मेरी जेब में फिर रहे, आपके पास है याद आ गई। तो जून का जो चेक आपको मिला, अगर आपने उसको कैश नहीं करवाया, जुलाई में करवाया, तो वो जून की कैश आपकी पेमेंट गिनी जाएगी, जुलाई की नहीं गिनी जाएगी। हाँ कि नहीं? यस समझ आ रही? यस ओके। यस अच्छा सर चेक्स के अंदर भी एक लिमिट से जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको चेक का कैश करवाने का भी एक टैक्स का कटता है उसमें। हमने उसका भी उसको नहीं सीखना, मैं वैसे ही कह रहा हूँ वो एडवांस टैक्स में जाता है। एडवांस टैक्स होता है। वो कह रहे हैं जी अगर अमाउंट हम बैंक से कटवाएं, बैंक से हम कैशमेंट करवाते हैं तो उस पर टैक्स कटता है, अगर वो इनकम टैक्स है तो हमारा एडवांस टैक्स है। मोबाइल फोन हो गया, सैलरी हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिविडेंड, सारे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में हम अपने एग्जाम में बाइफर्केशन नहीं करते, हम सारे एडवांस टैक्स को एक ही जगह रखते हैं। ठीक है, चले खेलते हैं थोड़ा सा आपके साथ। अब ध्यान करना जरा तवज्जो से, हमारा महीना है जुलाई, एक्सेल में खेलते हैं, मुझे आसानी होगी, आपको थोड़ी सी तंगी होगी, कोई बात नहीं। रसीद की जरा कैलकुलेशन करके मैं देखता हूँ कितने से आने हैं। जुलाई, अगस्त, ये लिख लिया करें, मैं कोई नर्वस थोड़ी हूँ, मेरा डांस देखने आया था, क्लासरूम है भाई। ये मैंने इतनी जल्दी टाइप कर लिया, आप भी करें जल्दी। इसको भी देखना है, महीने लिख लो यार, जुलाई से लेके जून तक, अल्लाह खैर करे। देख लिए क्या बात। अच्छा, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 500 रुपया, और उसकी जनवरी में जाके 10% इंक्रीमेंट लगती है, जनवरी में जाके बस बस मुश्किल। तो इसकी यहाँ सैलरी कितनी हो जाएगी? 550। तो इसको अज्यूम करें कि उसको उसी महीने सैलरी मिल जाती है, यानी जुलाई की सैलरी उसको 31 जुलाई को इदारा दे देता है, जैसे कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगले महीने की 4, 5, 10 तारीख को सैलरी हम अज्यूम करते हैं। जब एग्जामिनर अगर कुछ ना बताए तो आपने अज्यूम करना है कि इसी महीने की सैलरी इसी महीने मिल गई, पंगा नहीं लेना, खारिश ना हो तो नहीं करनी, ये बेसिक रूल है इसका। ये घरों में लड़ाई भी इसी वजह से होती है, अच्छे बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं, क्यों है तो अच्छा, इन्हें तुम गाल काट दी थी, वो बेचारे सेटल हो चुके होते हैं, वो फिर आकर तुकना ले लेता है। समझ आ रही है? ये तो हम कहेंगे इसकी सैलरी कितनी है? 6080। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि सैलरी जुलाई, हर महीने की सैलरी अगले महीने मिलती है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? तो जुलाई में उसको सैलरी कौन सी मिलेगी? पिछले जून की। ध्यान कीजिएगा, ये कौन सी सैलरी है? जून की। और अगस्त में कौन सी सैलरी मिलेगी? जुलाई की। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी की सैलरी उसको यहाँ मिलेगी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, 6.25। अब ये इसकी बनेगी टैक्सेबल से। अब ये बात जो मैंने बताई है आपको, ये अंग्रेजी में होगी लिखी हुई। ये जो मैंने आपको सादा अल्फाज में चीज बता दी है, वहां क्या लिखा होगा अंग्रेजी में। द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज दिस, an increment was happened on every year on in the month of January. The salary is paid on the every next month, followed by the month in which the salary was earned. इस तरह की अंग्रेजी आपको सुनाएगा। जिस महीने की सैलरी थी वो जाके अगले महीने में मिलती थी, इसकी इंक्रीमेंट लगी जाके। अब स्टूडेंट कहता है कि सर अगर ऐसी औखी चीजें पेपर में आ गई, मैं कंफ्यूज हो गया। भाई कंफ्यूज नहीं हो, अगर आप कैलकुलेशन ऐसे कर बैठे हैं एग्जाम के अंदर, गलती हो गई है, तो भाई एग्जामिनर खुद कहता है कि मुझे आपसे 50% उम्मीद है कि आप पेपर ठीक कर पाएंगे, तो आप मेरी तरफ से क्या है, हैप्पी है, आपको मैं पास कर दूं। समझ आ रही? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कहना यार मुझे 50% ही पेपर करना है, ये तो बेवकूफी हरकत है। हमने पूरा पेपर ही करना है। तो इसलिए पेपर के अंदर ये क्वेश्चन होता है। खुदा दुआ है कि मेरी आज तक कभी बैलेंस शीट पेपर में टैली नहीं हुई। ये नहीं कि जानबूझ के नहीं करके आया, होती नहीं, मेरे से कभी नहीं। वल्लाह आलम बिस्वाब, आप जीनियस आदमी है, मेरे से नहीं हुई, पेपर पास हुआ। पेपर नॉर्मली मेरी कोशिश थी मैं पूरा करके, ये मेरी ख्वाहिश। 4 दफा मैं बुक रिवाइज कर लेता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग में अल्ट्रा जीनियस सुपर जीनियस आदमी हूं। कान मेरे 4 हैं, दिमाग मेरे 2 हैं, 2-4 मेरे नाक हैं, आंखें भी ज्यादा है, सोता भी नहीं, नींद भी नहीं आती मुझे ऐसे ही। नहीं, मैं भाई काम करता था साथ। मुझे अपनी किताबें में खुद अरेंज करनी पड़ती थी, अपने कपड़े जूते, लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन भी पढ़ाता था, आर्टिकल्स भी कर रहा था, साथ पढ़ता भी था। समझ आ रही है? तो इसलिए अगर मैंने तकलीफें अपनी बतानी शुरू कर दी तो रोएंगे आप बैठ के। एक दफा बताया था, आप हंसने से दांत निकाल रहे थे। तो ये नहीं है, इन्नल इंसान लफी कबद, इंसान मरते दम तक जो है वो मुश्किल में रहेगा, ये मेहनत करता ही रहे। किसी ने की, मैं अब मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, टूर कर रहा हूँ जनाब, एयर कंडीशनर मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, सारा कुछ जो है वो ये। लेकिन ये मेहनत में तो फंसा हुआ हूं ना। तो जो बंदा इस मेहनत में नहीं फंसेगा वो दूसरी मेहनत में फंसा हुआ होगा। कभी कभी कहेगा यार चावल महंगे हो गए, कभी कहेगा आटा महंगा हो गया, कभी यार मेरा दिल कर रहा है मैं सैर करके आऊँ, यार कैसे जाए यार, अपने हालात बुरे नहीं हो रहे, जूते इतने, वो फिर मेहनत में तो है। तो अब ये आपने फैसला करना है कि आप ये वाली मेहनत बर्दाश्त करना चाहते हैं या जलीलो ख्वार होना चाहते हैं। एक तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसराइल इस वक्त कौन सी मेहनत कर चुका हुआ है, वेपन्स बनाने की, आर्टिलरी बनाने की, उसने मेहनत की ना। तकलीफ में तो वो भी है, लेकिन वो क्या है, एंजॉय कर रहे हैं। तुल के रखा हुआ, सबको लाइन पे लगाया हुआ है, आ जाओ भी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने बंदों को टक जनाब मार रहे हैं। तेरा क्या नाम है, ठोको इसको भी, चल इसको भी ठोक, चल तू भी निकल इधर से। समझ आ रही है? हम भी मेहनत में लगे हुए हैं, हमारे एहतजाज ही नहीं खत्म हो रहे हैं। छुट्टियों की इतनी नई किस्में निकली हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखी। जान की छुट्टी, आज धरने की छुट्टी, मछली खा गई जनाब इंटरनेट को वो वाली छुट्टी, अजीब अजीब छुट्टियां हैं। हवा खराब हो गई छुट्टी, ये वाली भी छुट्टी शुरू हो गई। स्मोक की छुट्टी आ गई जनाब, कोविड की छुट्टी आ गई, 26 नवंबर की छुट्टी उसकी आ गई, पिशावर में जनाब उन्होंने बच्चों को मार दिया उसकी छुट्टी। तो मुश्किल में तो है, तो कौन सी मुश्किल बेहतर है, इंसानों की तरह मेहनत करें, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए। क्या ख्याल? तो ये मेहनत बेहतर जी। दोनों लाइन जो इंडिपेंडेंट ली है या हमने इसके पहले वाली के हिसाब से दूसरी ली है, ये लाइन लिखी समझा नहीं। अभी मतलब जो हमने लिखा है ये वाली, हाँ जी, ये वाली हमने ली है कि उसी महीने की सैलरी उसी महीने पे हो रही है। ये दूसरी डेफर होगी मिल रही है। ये देखे ना, ये 5 लाख जो है उसको 500 रुपया जो है, ये तो उसी महीने की उसी महीने आ रही है। लेकिन ये जो है ये उसको डेफर, हर महीने की सैलरी अगले महीने जाके मिल रही है। ये दूसरी पहली वाली लाइन के साथ इसका कोई ताल्लुक है, ये वैसे नहीं, इंडिपेंडेंट मैंने बताया है कि अगर
कुछ ना बताया जाए तो आप ये अप्रोच पेपर में लेके चलेंगे। तो ये जून में ये जब तक बताएगा नहीं उस वक्त तक आप ये करेंगे, वो बताएगा आपको कि इसको सैलरी अगले महीने मिलती। तो मैं फिर आप पूछ रहा था कि पहली लाइन में आगे पे जून में 550 है ना, तो हमने ऊपर 500 क्यों लिया फिर? मसलन उसकी सैलरी पिछले पिछले साल से 500 रुपये चलती आ रही है ना। अभी दूसरी लाइन में क्या? तो भाई उसको ये जो सैलरी मिली है 500 रुपया, ये उसको दिसंबर की सैलरी मिली है ना ये वाली। उसकी जनवरी की जो इंक्रीमेंट लगी थी वो सैलरी जाके उसको यहाँ मिली है। वो तो सर मुझे समझ आ रहा है, ये मतलब जो पहली लाइन इसके आगे पे जून में 550 लिखा हुआ है ना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर ये जुलाई में 550 क्यों नहीं आया दूसरी लाइन में यहाँ यार? नहीं नहीं, ये एक ही साल है। अच्छा पहला ऐसा हाँ ये एक ही साल है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसमें जम्पशन होगा, इसमें जम्पशन होगा। वो लोग पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट है। आपने जरा औखा लफ्ज बोला, मेरे लिए मुझे समझ नहीं आई। ठीक है जी। आगे है जी, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। एक एक्टिविटी की अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई। तो डबल डिडक्शन, कोई चीज डबल डेरिवेशन, एक इनकम पे दो दफा टैक्स नहीं लग सकता। और डबल डिडक्शन, एक एक्सपेंस को दो दफा माइनस नहीं किया जा सकता। सादा रूल ये बड़ा जबरदस्त रूल है कि आपकी इनकम एक दफा टैक्स हो गई, उसको दोबारा नहीं टैक्स किया जा सकता। एक खर्चा आपने एक दफा माइनस कर लिया इस साल या कभी भी, वो दोबारा माइनस नहीं हो सकता। ये है, ठीक है। ये रूल बहुत जगहों पर जाके लगेगा। ये बात आपने नहीं, टैक्स ड्यूटी, ये लोग ये असूल, सादा एक असूल लॉ ने बता दिया कि भाई एक चीज को दो दफा टैक्स नहीं लगेगा। राइट, मैंने अपनी सैलरी कमा ली है। ये एक मिथ है लोगों के अंदर ना, वो यार पैसा कहाँ छुपाए, क्यों छुपाना है भाई, यार टैक्स ना लग जाए। भाई इस पे तुम टैक्स दे चुके हो, हाँ जी, ये तो मैं अपनी इनकम में डिक्लेयर कर, इसको छुपाना क्यों है। बस उनके दिमाग में है कि ज्यादा इनकम हो तो लोग छीन, उसके अंदर ना वो चोरों वाला कॉन्सेप्ट है कि टैक्स वाले जो चोर होते हैं ये छीन लेते हैं जितना भी पैसा हो। भाई आपने जो इनकम डिक्लेयर कर दी है वो वाइट है, अब उसको छुपाने की जरूरत है नहीं है। Very good. नहीं बैठे, इसकी वो पिक्चर जरा ले लीजिए। डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सैलरी किसे कहते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ ये कभी नहीं आज तक एग्जाम में आई कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है, इसलिए सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, अल्फाज का हमें पता चल जाएगा ये क्या है। जिस चीज का मैं आपको कुछ ना बताऊं वो टोटली टैक्सेबल होगी, सादा रहा। किसी बेनिफिट का मैं आपको कुछ ना बताऊं, आप कहें सर ये आपने क्यों टैक्स की है, मैं कहूंगा इस पे ऊपर लॉ खामोश है। तो रूल क्या है, पहला, जिस चीज के ऊपर मैं कुछ ना बताऊं आपको वो टोटली टैक्स है, उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं। सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, इसको रीड करना है बेटा और एक दफा पेपर में कर लेना, ये पेपर में कभी नहीं आया कि डिफाइन सैलरी। इंटेंसिटी का पता होना चाहिए कि चीजें याद कौन से करूं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशनर मिल गया, रेवेन्यू क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, सैलरी, ये क्या क्या इसमें शामिल है, पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, मुआवजा, इसके अलावा कोई लीव पे। ठीक है, आपने छुट्टी की लेकिन उसकी पेमेंट मिल गई, लीव इन कैशमेंट, छुट्टियां नहीं की उसके पैसे मिल गए, छुट्टी की फिर भी पैसे मिल गए, छुट्टियां नहीं की उसके भी पैसे मिल गए, ये भी सैलरी है। ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, धुआं है, क्लोरीन है, उसके पैसे मिल रहे हैं आपको। वो बिल बोर्ड के ऊपर चढ़ के कहा जाओ बोर्ड लगा दूंगा तू जा, इतनी ऊपर जाकर मैं गिर गया तो भाई मेरा तो निकल जाएगा। कहता नहीं यार इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक बंदे को तो तुमने 12 महीने तुम्हें समंदर में रखा जाएगा, समुद्रों में तुमने सफर करना, कहता मैं नहीं काम कर, मतलब पागल हो जाता है समंदर में देख देख के कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, तो उसके कहते तुम्हें पेमेंट मिलेगी, ये चीज होती। जैसे अभी अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं आए थे, वो कहते थे हमने नहीं जाना उधर, तो गर्मी बहुत है, दूसरा उनका पता नहीं चलता। इनकी वीडियो देखे बड़ा मजा आता है। एक वीडियो मैंने इनकी देखी इसके ऊपर, नेशनल जियोग्राफी के ऊपर, तो उससे पूछा तुम इधर क्यों नहीं रहना चाहते, रो रहा था वो फौजी ना, उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, कहता नींद ही नहीं आती इधर,
कहता है एयर कंडीशन लगा हुआ है, कहता है एकदम से धमाका होता है और हम फौरन अलर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं जनाब वो आगे तालिबान ने जनाब इधर उधर धमाके कर दिए। कहता है इनको तो डर नहीं लगता मौत से। और एक दिन उन्होंने उनको दिखाया उस वीडियो में कि वो जा रहे हैं और किसी इलाके के ऊपर उन्होंने अटैक करना था, पता चला कि वहां दहशत गर्द हैं इनके मुकाबले। तो वो रो रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, और जनाब यानी जो रोना पिटना शुरू हो गया उनका, यानी लोहे से भरे हुए हैं, वो जदीद असला हाथ में मौजूद है और वो रो रहे हैं। उनका दिल नहीं कर रहा उधर जाने के लिए, यार कहाँ हम जा रहे हैं। कहते हैं इनका पता नहीं चलता, कहीं से भी आके जनाब टाके चलाने शुरू कर देते हैं, कोई समझ नहीं आता। हमारे मुखबरी का था मैं बार बार मार देता पकड़ के। तो ये हालात है। तो ये ऐसी कंडीशन में काम करने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है कि यार ये वाला काम करो, वैसे नहीं समझ में जाओ तुमने लोगों को मारना, कहता सर मैं नहीं मार सकता, कत्लो गारत नहीं होगी, चलो यार तुम्हें ओहदा बढ़ा देंगे, तुम्हारा मुझे पैसे देंगे, तुम्हें जाओ जाओगे, जितने बंदे मार के आओगे आके लिख के बताना, उतने तुम्हें पैसे ज्यादा देंगे। तो अनप्लेजेंट कंडीशन के ऊपर भी ये भी क्या है, सैलरी है। परकोजिट्स कहते हैं जो कैश की शक्ल में ना सर्विसेज हो, कोई एसेट दे दी, इसको पर्क्स बोलते हैं। इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय बट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन फॉर ऑफिस पर्पस। परकोजिट्स होते हैं, एक होता है पेड, एक होता है प्रोवाइडेड, एक होता है रीइंबर्स। तीन लफ्ज होते हैं। परकोजिट्स क्या होते हैं, पेड, मैंने लंच जैसे एक परकोजिट है, मुझे खाना दिया जा रहा है, तो कहते हैं जनाब ये ले पैसे और खाना खा रहे हैं, ये है पेड। एक है प्रोवाइडेड, मुझे खाना दिया गया, इसको क्या कहेंगे, प्रोवाइडेड। और एक है रीइंबर्स्ड, कि डॉक्टर साहब जाके खाना खाएं, पेमेंट आपको मिले, इसको तो रीइंबर्स। तो तीनों का मतलब मिलना है, इसमें कोई फर्क, पेड, प्रोवाइडेड और इसमें बहस नहीं करनी बाद में, सर ये तो रीइंबर्स हो रहा है, सर ये तो एम्प्लॉयर ने बाद में पे किया है, ये वाली कहानियां नहीं सुनानी। अलाउंस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब्सिस्टेंस, ये मैं हर दफा ही भूल जाता हूँ, अल्लाह का ऐसा करम है मेरे ऊपर, ये देख लीजिएगा नेट के ऊपर। रेंट, यूटिलिटीज और ट्रेवलिंग अलाउंस। अलाउंस और पर्क में फर्क होता है। अलाउंस नॉर्मली कैश की शक्ल में होता है और पर्क फैसिलिटी की शक्ल में होता है। पर्क से अलाउंस को अमाउंट में कन्वर्ट नॉर्मली अमाउंट में ही होता है, लेकिन पर्क्स जो है इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। गाड़ी दे दी, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता है, कितना फायदा होगा कैश में नहीं पता, तो उसके लिए रूल होगा, उसके लिए क्या होगा, रूल बताया जाएगा कि इस बेनिफिट को कैश में कन्वर्ट। मसलन मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता, तो अगर वो कहे कि बताओ 5 किलो 6 किलो, तो ये रूल यहां पर है कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, उसका कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को हुआ, तो उसको हम किस में करेंगे, तराजू में तोलेंगे, उसका एक रूल होगा। उस पर आपने क्यों नहीं पूछना सर ये 45% कहां से आ गया, ये वाली चीज मिनो अन आपने समय ना बात आना, सर सुन लिया और मान लिया, ऐसे ही है इस ओके। तो ये चीजें सारी जो है, प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी, इन लियो का मतलब होता है की बजाय, सैलरी की बजाय बास पर कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं। उसकी मिसाल अभी सिर्फ पेंशन है, एनुटी है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है, ये वाली चीजें हैं। कल इंशाल्लाह हम डायरेक्टर फी को भी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल है। ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे ट्रीटमेंट अभी हम नहीं पढ़ रहे। इसके रूल कुछ पढ़े हमने कि सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी, एक रूल ये है, और कमिश्नर चाहे तो उसको एक रूल बेसिस पे टैक्स हर एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट राइट। बच्चों की फीस क्या होगी, नहीं देखे गलत, डिडक्टेबल अलाउंस होगा, डिडक्टेबल अलाउंस होगा, राइट। तो कल इंशाल्लाह इसको करके आइएगा, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे इंशाल्लाह। डिडक्शन और डिडक्टिबल
डिडक्शन और डिडक्टिबल अलाउंस में कहते हैं क्या फर्क है? डिडक्शन नॉर्मली कहते हैं जो एक्सपेंस होता है जो किसी इनकम में से माइनस होता है अपने ही हेड में, उसको डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्टिबल अलाउंस जो टोटल इनकम में से नीचे जाके माइनस होता है। बिजनेस में से आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, माइनस कर लिया, वेजेस माइनस की, डिप्रिसिएशन माइनस की, तो इसको कहते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? और टोटल इनकम जो पांचों हेड की है उसमें से ज़कात, चिल्ड्रन एजुकेशन फी, वर्कर वेलफेयर फंड, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस है। सही? अपने हेड में नहीं सी हो रहे सैलरी में से नहीं, डिडक्टेबल अलाउंस किसी हेड में से माइनस नहीं करना, हुआ हुआ तो रिवर्स कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।